अभी वीडियो वहीं ख़त्म हो गया था। पहला वुपिंग कफ में सिम्टम्स में पहला स्टेज था प्री पैरोक्सिमल स्टेज। अब दूसरा स्टेज है पैरोक्सिमल स्टेज, जिसमें ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज़ नो डाउट अबाउट द नेचर ऑफ डिजीज। पैरोक्सिमल अटैक्स ऑफ स्वेयर कफिंग अकर। Child goes blue in the face, holds his breath, causing the fear that the child may suffocate. A long, deep inspiration with a loud woof takes place. That is why this disease is called whooping cough. बच्चों में क्या है? बच्चों को जब ये डिजीज़ होगी और पैरोक्सिमल स्टेज में आएगा तो इसमें बच्चों का चेहरा रेड से ब्लू होने लगेगा। बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे बच्चे। सांस लेने में उनको दिक्कत होगी, सांस लेंगे नहीं, सफोकेशन होगा, सांस फूलेगा उनका, और उनको इतना सांस में दिक्कत होगा। जब खांसी आने लगेगा तो सांस जब अचानक से अंदर जाएगा तो वुफ की आवाज़ आएगी, बहुत तेज़ी से वो खांसना शुरू कर देंगे। इसी की वजह से इस बीमारी को वुपिंग कफ कहते हैं। इसका एक नाम और है पर्टूसिस। दूसरा सिम्टम है वोमिटिंग इज़ वेरी ऑफन प्रेजेंट विद द कफ। कभी कभी खांसते खांसते उल्टियाँ भी हो जाती हैं। थिक स्टिकी म्यूकस इज एक्सपेक्टोरेटेड। लोग गला साफ करके थूकते भी हैं, बहुत थिक म्यूकस निकलता है। देयर मे बी एज मैनी एज 20 और मोर ऑफ दीज बॉट्स इन अ स्वीयर अटैक। ये बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है तो स्वीयर अटैक्स भी कभी कभी आ जाते हैं। दीज अटैक्स आर स्पेशली फ्रिक्वेंट एट नाइट। ये सब अटैक ज़्यादातर की रात में आते हैं। इसका ड्यूरेशन देखा जाए, दिस स्टेज लास्ट फॉर 3 और मोर वीक्स बट बॉट्स ग्रेजुअली बिकमिंग लेस स्वीयर। द यंगर द चाइल्ड मोर स्वीयर द डिजीज। जितना ही छोटा बच्चा है उतना ही स्वीयर डिजीज है ये 3 या 3 से ज़्यादा वीक्स तक चलता है। इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट में है इन माइल्ड केसेस वेयर पैरोक्सीम्स आर फ्यू एंड चाइल्ड्स जनरल हेल्थ इज गुड, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन द फ्रेश एयर एज मच एज पॉसिबल। पेशेंट को फ्रेश एयर में ले जाना होता है। इसमें उसको गुड हेल्थ के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है और उसको जितना हो सके उतना अच्छे से फ्रेश एयर में ले जाएं, उसका इन्वायरमेंट चेंज करें। इन द मोर सीवियर केसेस द विद फ्रीक्वेंट paroxysm and fever, the child is put to bed. A well ventilated room is particularly important in the treatment of whooping cough. पेशेंट को अगर फीवर हो गया है तो उसको एक बेड पे लिटा देंगे और उसका जो रूम है जहाँ पे उसको रखेंगे वहाँ पूरी सफाई रखनी होगी, वेल वेंटिलेटेड होगा। वहाँ पे जो एयर हो वो एयर बहुत ही शुद्ध हो, बहुत क्लीन हो, इसका ध्यान रखना। स्मॉल फ्रीक्वेंट लाइट मील्स इमीडिएटली आफ्टर ईच बाउट ऑफ कफिंग, अदरवाइज द चाइल्ड में वॉमिट। पेशेंट्स का गला नहीं सूखने देना होता है। इसमें खांसी का अगर ट्रीटमेंट, अगर खांसी किसी को आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि उसका गला ना सूखने पाए, जो भी हो सके उसका गला ना सूखे। कुछ ना कुछ उसको खाना देते रहना है, या फिर कुछ भी जैसे गांव में अक्सर यूज़ करते हैं लोग, लवंग, इलायची, सौंफ, अदरक, ये सारी चीज़ें उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि उसको बार बार खांसी ना हो, उसका गला ना सूखे। गला सूखेगा तो खांसी आएगी। बच्चा है तो उसको बॉटल जो फीडिंग अगर वो कर रहा है उस समय तो ब्रेस्ट फीडिंग करा लें, या फिर उसका जो बॉटल है वो उसको दे के रखें, उसको पिलाते रहें अच्छे से। टू रिड्यूस paroxysm फिनोबार्बिटोन यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें फिनोबार्बिटोन है। ट्वाइस अ डे। कन्वल्जन्स आर बेस्ट ट्रीटेड विद ऑक्सीजन अलॉन्ग विद फिनोबार्बिटोन। कन्वल्जन्स अगर आ रहा है तो ऑक्सीजन को फिनोबार्बिटोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर सस्पेक्टेड न्यूमोनिया पेनिसिलिन इज गिवन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स आर आल्सो गिवन इन द इफ द अटैक आर वेरी सीवियर। इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन में आते हैं। एन इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन and is combined with diphtheria and tetanus. It is called DPT. These injections and a monthly interval are given between the age of 2 to 3 months. DPT, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस मिला के DPT एक वैक्सीन आती है।
इस वैक्सीन को बच्चों को लगाया जाता है जब 2 से 3 महीने के रहते हैं, उस बीच में लगाते हैं। बूस्टर डोज आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद एक बार और ये डोज लगता है। वूपिंग कफ हैज़ इट्स हाईएस्ट फैटेलिटी रेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जब बच्चे 1 साल के रहते हैं तो उस 1 साल में ये वूपिंग कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितने ही कम एज के बच्चे रहेंगे उतना ही ज़्यादा वूपिंग कफ होने के चांसेस हैं। इफ़ द कफ परसिस्ट द पेशेंट शुड बी segregated all articles, utensils, toys, clothes, bedding and the room should be disinfected in a proper manner. अगर उसको खांसी आना स्टार्ट हो गया तो उसके आसपास की सारी चीज़ें, अगर वो कुछ भी यूज़ कर रहा है, उसके रूम में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को बहुत क्लीन रखना होता है, बहुत सफाई रखनी होती है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद लिक्विड सेमी लिक्विड फूड एंड शुड बी गार्डेड अगेंस्ट डैम्पनेस, विंड, डस्ट एंड कोल्ड। पेशेंट को लिक्विड या सेमी लिक्विड में जो भी मिल दें, जो भी खाना दें, या तो वो लिक्विड हो या सेमी लिक्विड हो, और आसपास ध्यान देना होता है कि वहाँ पे धूल ना हो, इन्वायरमेंट सही हो, ठंड ज़्यादा ना लगे पेशेंट्स को। तो ये रहा वूपिंग कफ और इन्फ्लुएंज़ा। इस वीडियो में ये दोनों हैं। इसमें एक और डिजीज़ है मिजल्स, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिजल्स, जिसको रूबियोला भी कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मिजल्स इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। इट इज़ एक्जेंथेमेटस डिजीज विथ फीवर, कफ, कोराइजा मीन्स राइनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। इसमें ये एक ऐसा डिजीज़ है जो स्टार्ट होता है फीवर से, कफ आना, खांसी आना, नाक बहना, कंजक्टिवाइटिस, आँख में लालीपन आना। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन। ये बहुत छोटा सा इन्फेक्शन है लेकिन होता सबको है, बहुत लोगों को होता है। जब होता है तो सबको होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, एक साथ कई लोगों को होता है। अकर इन चिल्ड्रन ऑफ 3 to 5 years ऑफ एजेस। ये बच्चों में ज़्यादातर की होता है, और होता है तो बहुत बच्चों को होता है एक साथ। कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये, जो कि ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से होता है। बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट्स की। इसका कॉजेटिव एजेंट है रूबियोला वायरस। रूबियोला नाम से भी इसको जानते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट है रूबियोला वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी पेशेंट को मिजल्स हुआ है, वो छींक रहा है, वो खांस रहा है, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ वो नहीं है, और उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्वायरमेंट में हैं या फिर किसी सरफेस पे है, तो जब उसको हम भी टच करेंगे, हम लोग टच करेंगे, कोई भी होस्ट है जिसको कि ऐसा ना हुआ हो, उसको मिजल्स नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर वो टच करता है तो ये इन्फेक्शन उस तक भी पहुंचेगी, उसके तक पहुंचेगी और उसको भी ये इन्फेक्शन होगा। दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट, पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आते हैं तब होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है फीवर, रनिंग नोज, कफ, अपीयरेंस ऑफ रेड स्पॉट इन माउथ, वाटरिंग ऑफ आईज etc। फीवर, इसमें बुखार होगा, रनिंग नोज, नाक बहेगा, कफ, खांसी आएगी, अपीयरेंस ऑफ रेड स्पॉट, लालीपन आएगा मुंह में, वाटरिंग ऑफ आईज, आँख से पानी आएगा और लालीपन रहेगा आँख में भी। स्टेज 2 रेड रैश सीन एट बैक ऑफ ईयर्स एंड फोरहेड्स अलोंग हेयर लाइन। इसके सेकंड स्टेज में रेड रैसेस पूरे बॉडी पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, कान के पीछे, फोरहेड पे रेड रैसेस आएंगे, रैश स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएंगे ये रैसेस। इसके सिम्टम्स में पहला फीवर है, रनिंग नोज, कफ, ये सारे प्राइमरी सिम्टम्स है स्टेज 1 के हैं। सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में यही स्पॉट सिर्फ मुंह के अंदर है, हल्का फुल्का लालीपन मुंह के अंदर रहेगा, लेकिन सेकंड स्टेज में ये लालीपन पूरे बॉडी पे आ जाएगा, रेड रैसेस पूरे बॉडी पे आ जाएंगे। उसके बाद है प्रिवेंशन। पहला एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय लाइव एटेन्यूएटेड मिजल्स वायरस ओवर 1 year एज। इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं कि 1 ईयर का अगर कोई बेबी है तो उसको वैक्सीनेशन करा सकते हैं, मिजल्स का जो वैक्सीन आता है, जो सीरम आता है, उसको लगवा सकते हैं। सेकंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसका कंट्रोल देखें। कंट्रोल में पहला है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैसेस।
अगर हमको उसका सेकंड स्टेज का दिख गया कि हाँ उसके बॉडी पे रैसेस हैं, पूरी बॉडी पे हैं या फिर फोरहेड पे, ईयर के बैक साइड में है, तो पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे 7 डेज़ के लिए। उसको बहुत बढ़िया सा इन्वायरमेंट देंगे। कोई भी रूम है अगर तो उसकी क्लीन करेंगे, उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, वहाँ पे एयर साफ़ सुथरा रहे, हर एक चीज़ सही रहे, वहाँ पे पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे सबसे दूर अलग। दूसरा, इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स। कोई भी अगर उसके कांटेक्ट में आया है तो उनको इम्यूनाइजेशन करें, इम्यूनाइज करें। आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। जो भी पेशेंट यूज़ करा, जो भी आर्टिकल या फिर कोई भी अगर चीज़ें पेशेंट छू रहा है तो उसको डिसइंफेक्ट करें। नॉर्मली घर में डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं नमक को, साल्ट को पानी में मिलाया, पूरे घर में पोछा लगाया, फिर साल्ट को मिला के पानी में सारे सामान को डिसइंफेक्ट करें। जो भी पेशेंट टच कर रहा है, जो भी छू रहा है, तो डिसइंफेक्ट करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं सलाइन वाटर। इसमें जो लास्ट इन्फेक्शन पढ़ना है वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से कॉज करता है और ये मेनली अफेक्ट करता है, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करता है टॉन्सिल्स पे, ट्रैकिया और नेसल पासेज और साउंड बॉक्स, जो हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, उसको अफेक्ट करता है। ये एक टॉक्सिन वो सिक्रीट करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। डिप्थेरिया इज अ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है। कैरिनोबैक्टर डिप्थेरीज का पॉजिटिव एजेंट है। इट सिक्रीट्स अ पोटेंट एक्सोटॉक्सिन मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी। यही वो डिटर्मिनेंट है जिसकी बात अभी कर रहे थे। ये इसी को सिक्रीट करता है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है। कहाँ कहाँ? टॉन्सिल्स, ट्रैकिया, नेसल पासेज, साउंड बॉक्स, इन सब को ये अफेक्ट करता है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसके बाद कभी कभी पेशेंट्स की आवाज़ बदल जाती है, गले में खराश रहता है, बहुत पेन भी रहता है। डिप्थेरिया इज़ एंडेमिक इन इंडिया। डिप्थेरिया मेनली बहुत सारे लोगों को कॉज होता है। ये वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है तो डिप्थेरिया हो जाता है, मोस्टली इन विंटर एंड ऑटम सीजन। सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ तभी होती है जब सर्द गर्म होता है। स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग कफिंग, स्नेजिंग, टाकिंग। किसी से अगर बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो ड्रॉपलेट से ज़्यादातर की ये फैलता है। ड्रॉपलेट से ही ज़्यादातर की फैलता है अगर प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ नहीं है तो। डिप्थेरिया इज़ अ रैपिडली डेवलपिंग एक्यूट फेब्राइल इलनेस विद बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ये बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। प्राइमरी लेसन इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम, इंजरी लीड्स टू प्लाज्मा लीक, fibrin network formation with bacteria, pseudomembrane formation adherent to underlying tissue, nose, pharynx, larynx, tonsils, scraping leads to bleeding। ये इसका प्रोसीजर है। प्राइमरी लेसन इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वहीं पे पहला ये अपना सिम्टम्स शो करेगा। फिर उसके बाद से नेक्रोसिस होगा एपिथेलियम में, एपिथेलियम का जो सेल है वो डेड होने लगेंगे। उसके बाद इंजरी लीड्स टू प्लाज्मा लीक, प्लाज्मा वहाँ से लीक होगा। फिब्रिन नेटवर्क फॉर्मेशन विद बैक्टीरिया, फिब्रिन नेटवर्क फॉर्म होगा बैक्टीरिया के साथ। स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन जो कि दिखे ना, स्यूडो फाल्स जो झूठा रहे, फॉर्मेशन होगा। एडियरेंट टू अंडरलाइंग टिश्यू, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, टॉन्सिल्स। स्क्रैपिंग लीड्स टू ब्लीडिंग, जब वहाँ बहुत खिंचाव आएगा, बहुत स्क्रैपिंग होगी तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगेगी। एट दिस साइट they produce toxins that is absorbed and disseminate to whole body। ये जो टॉक्सिन वहाँ पे प्रोड्यूस करता है वो पूरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। एक्सोटॉक्सिन अफेक्ट्स द हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, मसल, पेरिफेरल नर्व्स, एड्रिनल्स। डिप्थेरिया पहले वैक्सीन आती थी टिटनस की, टीटी करके, टिटवैक करके आती थी, और अभी आती है टीडी, टिटनस और डिप्थेरिया दोनों मिला के। अभी सबको लगता है, बच्चों को तो डीपीटी लगता है,
डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस। लेकिन टीडी लगता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, 2 डोज तो लग जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, या फिर नॉर्मली किसी पेशेंट को अगर लगाना है तो टीडी, अब टीडी आता है वो लगता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें। पहला है फीवर अप्रॉक्स 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, चिल्स ठंड लगना, फटिक थकान रहेगा, ब्लूइश स्किन कलरेशन, बॉडी का कलर चेंज होने लगेगा, सोर थ्रोट गले में घाव जैसा लगेगा, गले में खराश रहेगी, हॉर्सनेस आवाज़ बदल जाएगी, कफ खांसी आएगी, हेडेक सर में दर्द, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, पेनफुल स्वॉलोइंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, लिम्फोएडिनोपैथी। जब गले में खराश रहेगी, गले में दर्द रहेगा तो खाना खाने में बहुत दिक्कत होगी, दर्द होगा खाना खाने में, ब्रीदिंग सांस लेने में भी दिक्कत रहेगी और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे। जब जकड़न आ जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। इसका प्रिवेंशन है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स टिल 2 कल्चर्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट आर निगेटिव। पेशेंट को आइसोलेट करते हैं तब तक जब तक कि उसकी नाक बहना बंद ना हो जाए और गला सही ना हो जाए। केयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 7 days, नो रोल ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीटॉक्सिन्स। पेशेंट को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर सकते हैं ताकि उसके कांटेक्ट में कोई ना आए। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आसपास सफाई बहुत ज़रूरी रहेगी। रिप्लेस टीटी विथ टीडी, जो अभी बताया है टिटवैक, टीटी जो कि इसका वैक्सीन आता था या आता है उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे टीडी लगवाएं। टिटनस डिप्थीरिया का डीपीटी आता है बच्चों के लिए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, लेकिन ये सबके लिए है टीडी, टिटनस डिप्थीरिया। कंट्रोल देखा जाए, पहला द कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया डिपेंड्स अपॉन एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन विद डिप्थीरिया टॉक्सिक्वायड और माल्डिहाइड inactivated diphtheria toxin that remains antigenically intact. दूसरा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिप्थेरिया शुड बिगिन इन द 2nd month of life with a series of 3 primary doses spaced 4 to 8 weeks apart, followed by a 4th dose approximately 1 year after the last primary inoculation. Diphtheria toxoid is widely used as a component in the DPT vaccine, diphtheria, pertussis, tetanus. Diphtheria vaccine is usually combined at least with tetanus vaccine and often with pertussis, DPT, DTAP, TDAP vaccine as well. The adult population should be re-immunized with diphtheria toxoid every 10 years. Although antibiotics, for example, penicillin and erythromycin, are used as part of the treatment of patients who present with diphtheria. Prompt immunization with diphtherial antitoxin is most effective in reducing the fatality rate. इसके प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं कि अगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा, इन्फेंट है, तो डीपीटी उसको लगवाएं, उसका जो वैक्सीन है उसको लगवाएं, जिससे कि चांसेस कम हो जाता है डिप्थीरिया होने के। ऐसा नहीं है कि होगा या कंफर्म है कि होगा ही नहीं, या फिर ये श्योरिटी है कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होगा भी तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा जानलेवा नहीं होगा, लेकिन लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर बड़े हैं तो डीपीटी को टीडी में कर दिया है, डिप्थीरिया, टेटनस लगवाना ज़रूरी होता है। ये इसका प्रिवेंशन है। कंट्रोल है, प्रिवेंशन देखा गया आइसोलेशन में था, और कंट्रोल में देखा गया है इसका डीपीटी वैक्सीनेशन के लिए। ये हो गया यहाँ पे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इसमें पढ़ा गया है ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, ये सब इसमें देखा गया। अब इसके बाद से 2nd चैप्टर, 2nd इसमें स्टार्ट होगा अगले वीडियो में।